तो मतलब जो वोटर लिस्ट का जो अभी जो राहुल सवाल उठाए हैं, मतलब हाँ। वो उसको आप मानते हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? हाँ, कुछ ही है। यही है कि इसमें दिमाग से आप गड़बड़ी करते हैं और पेपर पर ताकत से करते हैं। ठीक सर। किसी को ताकत से रोक दीजिए हाँ, या दिमाग से कर लीजिए। तो बड़ी हंगामा वाला बात आप बोल दिए हैं। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल के उस आर्टिकल की करने जा रहे हैं, जिस आर्टिकल के प्रकाशित होने के साथ ही पूरे देश के राजनीतिक मिजाज में एक अलग तरीके का भूचाल आ गया है। हर कोई अपने तरीके से राहुल के उस आर्टिकल को परिभाषित कर रहा है, हर कोई अपने नज़रिए से उस आर्टिकल को देख रहा है और उस पर अपनी राय रख रहा है। इलेक्शन कमीशन सफाई के मूड में है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कांग्रेस ने राहुल तक ये बात नहीं पहुंचाई है कि हमने उनके हर एक सवाल का जवाब दे दिया है। और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर जैसे अखबार अब राहुल के इस आर्टिकल के बाद अपने रिपोर्टर के माध्यम से पूरे उस मुद्दे को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बात बूथ कैप्चरिंग का हो, जब बात ईवीएम के मैनेजमेंट का हो, जब बात फर्जी वोटर की बात हो, तो फिर बिहार कैसे याद नहीं आएगा? इसके तो जन्मदाता बिहार ही है ना। तो बिहार इसका जन्मदाता है, और क्या बिहार में इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना बड़ी चुनौती रहा है। टीएन शेषन का वो दौर, बिहार के चुनाव के समय ही लोगों को याद आया कि टीएन शेषन भी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, और बिहार में उन्होंने ऐसा चुनाव कराया जो फिर न भूतो न भविष्यतो, उसके बाद न ऐसा चुनाव हुआ, न उससे पहले कभी हुआ था, न अभी तक हुआ है। फिर भी लालू यादव बड़े बहुमत से जीतने में कामयाब हो गए थे। वो क्या था जिस दौर में लालू यादव कहते थे जिन निकल रहा है, जिन निकल रहा है? वो जिन क्या था? वो जिन क्या था, उसी का हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। और उस जिन के बाहर निकलते ही कैसे लालू और लालू की पार्टी औंधे मुंह गिरी, उसकी भी हम एक वानगी दिखाते हैं। देखिए, 2005 में जब दूसरी बार चुनाव हो रहा था, पहली बार चुनाव हुई तो चाबी लेके रामविलास जी भाग गए थे। उस में जो भी विधायक बने उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। दूसरी बार चुनाव हुआ और उस चुनाव में केजे राव को जिम्मेवारी दी गई कि बिहार में आपको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अभियानंद जी, जो उस समय में आईजी या रैंक के अधिकारी थे, इलेक्शन कमीशन की चीफ ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि बिहार में कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। तो अभियानंद जी ने क्या कहा और फिर क्या बातें सामने आई है, वो अभियानंद जी से हमारी जो बातचीत हुई है उसमें आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस दौर में भी 17 लाख से अधिक ऐसे फर्जी वोटर पकड़े गए थे, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसे तमाम वोटर को उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करा दिया था। 17 लाख। अब आप समझ सकते हैं, जो राहुल गांधी आज 41 लाख की बात कर रहे हैं, 2005 में 17 लाख फर्जी वोटर को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा था। और उस पूरे अभियान के दौरान अभियानंद जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। कैसे डाटा को निकाला गया, कैसे उसमें उस डाटा के सहारे वो चीज़ों को की गई। और बाद के दिनों में 2010 में अभियानंद जी एडीजी मुख्यालय थे, अब आप समझ लीजिए, और इलेक्शन कमीशन के चीफ मतलब पुलिस के हेड थे। पूरा कोऑर्डिनेशन उन्हीं के जिम्मे था। बूथ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेके ऑब्जर्वर के तमाम गतिविधियों पर, सुरक्षा को लेकर जो जिस तरीके की मानक होती है, उन तमाम मानकों पर चुनाव आयोग जो सोच है, उस सोच पर चुनाव खड़े उतरे। इसकी पूरी जिम्मेवारी अभियानंद जी को ही थी। लेकिन जब अभियानंद जी वोट गिराने गए तो पता चला अभियानंद जी के पूरे परिवार का ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो वो भी दौर उन्हें याद है। मतलब अभियानंद जी के सहारे दो चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, फर्जी वोटर और फिर 2010 में जो वोटर है उनका भी नाम किस तरीके से हटाया गया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा चुनाव पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि ईवीएम क्या
वाकई में ईवीएम पर जो आरोप लग रहा है वो सही है। दोनों सवालों को लेकर हमने अभियानंद जी से टेलीफोन पर और लाइव हमने बात की है। जरा आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि इलेक्शन में किस स्तर पर खेल हो रहा है। और खेल ही नहीं हो रहा है, अभियानंद जी ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी की बात 100% सही है और ईवीएम से निष्पक्ष, जैसे जब बैलेट पेपर का जोड़ था तो जो बाहुबली थे, जो जोड़ वाले लोग थे वो चुनाव जीतते थे और ईवीएम के दौर में जो दिमाग वाले हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। चलिए हम दोनों सवालों पर जानते हैं कि अभियानंद जी का क्या कहना है। वो अभियानंद जी ने सीधे तौर पर राहुल की बात पर कितनी दूर तक सहमति जताई है, ईवीएम को लेकर उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनते हैं अभियानंद जी की जुबानी। हाँ संतोष जी। हाँ सर, नमस्कार। ये अभी जो राहुल गांधी ने एक पोस्ट, मतलब एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है इलेक्शन को लेकर, पूरे इलेक्शन प्रक्रिया को लेकर कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, किस तरीके से रैगिंग हुआ है, मतलब वोटर लिस्ट बनाने के दौरान कैसे 6 महीने में 41 लाख वोटर की संख्या बढ़ गई, जबकि 5 वर्षों में वो 31 लाख वोटर बढ़े थे। कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। आप बिहार में चुनाव, उस दौर में चुनाव के कमान आपके हाथों में था, जिस दौर में निष्पक्ष चुनाव कराना बिहार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उस वक्त आप एडीजी मुख्यालय बिहार पुलिस थे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा एक एक्सपीरियंस था वो 2005 में जो बिहार में दूसरा असेंबली इलेक्शन हुआ था जी। उसमें चुनाव आयोग ने एक टीम गठित कर दी थी जिसमें पुलिस का जिम्मा मुझे दिया गया था। अब हमको याद नहीं है कि एडीजी थे या आईजी ही थे जी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने बुलवाया था मुझे और 2 आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर को लगा करके एक टीम बनाई थी। तो जो आइडिया जनरेट हुआ था उसको जनरेट करने में मेरा योगदान था। वो फेक वोटर्स इन वोटर्स लिस्ट बुरी तरह बढ़ा हुआ था नंबर, और ये डेटा हम लोगों ने थियोरेटिकल लेवल पर निकाला था। सेंसस का जो डेटा होता है जी जी। हर 10 साल पर उस समय आता था, इधर तो नहीं हो रहा है। तो उसमें बबल सॉर्टिंग करके 18 एंड अबव वाले एज ग्रुप का हमने निकाला था और उसको कंपेयर किया था विथ दी वोटर्स लिस्ट, और ये सब मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देशन में चल रहा था। तो उसमें बिहार में उस समय रफली हमको याद है 5 करोड़ वोटर्स थे और वो 5 करोड़ वोटर्स में से जहाँ तक हमको याद है करीब 26-27 लाख वोटर्स का डिफरेंस आता था बिटवीन वोटर्स लिस्ट एंड सेंसस डेटा। जी। तो ये बहुत क्लियर हो गया था कि वोटर्स लिस्ट में संख्या बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू सेंसस का डेटा। जी। तो इसको एक बड़ा इशू बना करके वोटर्स लिस्ट का क्लेंसिंग पिकअप किया गया था एज ए मेजर एक्टिविटी बाय द इलेक्शन कमीशन। जी जी। करीब आउट ऑफ 27-28 लाख 2.5-3 लाख तो सिर्फ बबल सॉर्टिंग करके कंप्यूटर से ही सॉर्ट आउट कर दिया गया। और उसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज से, और रफ हमको फिगर अब याद नहीं है लेकिन करीब करीब 17-18 लाख वोटर लिस्ट से हटाया गया था जो फेक वोटर्स थे। और उसका इम्पैक्ट जो पड़ा था वो इलेक्शन रिजल्ट्स में साफ दिख रहा था। तो ये जो सर वोटर जो बढ़ा हुआ वोटर था 17 लाख मान लीजिए, वो कैसा सेगमेंट था, कहाँ ये सबसे ज्यादा
फोकस था जहां वोटर की संख्या बढ़ाई गई थी? ये हम लोग एक्सरसाइज नहीं किए थे, पूरे बिहार में था। जी। और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने नहीं किया था। ओवरऑल एक्सरसाइज था कि जो फेक वोटर्स हैं उनको हटाया जाए। अच्छा। और एक बात सर, आप एडीजी हेडक्वार्टर मतलब इलेक्शन के मेन जो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस फोर्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन या समन्वय के जो अधिकारी होते हैं, आप एडीजी मुख्यालय थे और आप ही का वोटर लिस्ट से नाम कट गया था। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी, हम लोग गए वहां, तो ये कैसे हो गया? मतलब आप तो उसको बाद में तहकीकात कराए कि कैसे हो गया। कई फेक ये नाम आपके वोटर, आप ही के आवास के पर और लोगों का नाम निकल गया था। जिस आवास में मैं रहता था वो मेरा प्राइवेट था, मतलब मेरे पिताजी का था। जी। और क्लास 2 से मैं उसी में रह रहा था, एज डीजीपी भी उसी में रहा। जी। तो कभी भी मैंने उस आवास को छोड़ा नहीं था। उसके बावजूद भी जब मैं गया वहाँ, तो मेरे आवास के एड्रेस पर मेरा नाम नहीं था, मेरे परिवार का भी नाम नहीं था। कई और लोगों का नाम था, पता नहीं कौन लोग थे वो। बट इलेक्शन के दिन तो वो सॉर्ट आउट होने से रहा। और 2-3 बूथ पे घूम के देख लिए, कहीं नहीं मिला तो लौट गए। ये कैसे हुआ होगा, संभव हुआ होगा? ये कैसे हो गया? पता नहीं। अब हम तो ये मान के चलते हैं कि जो व्यवस्था है वो अच्छी है। और अगर हम क्लास 2 से वहां रह रहे हैं और डीजीपी तक वही मेरा एड्रेस है, सरकारी एड्रेस भी नहीं था वो, तो संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ ही तो। उस एड्रेस पर हमने वोटर लिस्ट में देखा, वो सब अलग दूसरे लोगों का नाम था जिनका नाम हम कभी सुने नहीं थे। वो मेरे घर में वोटर थे। ये भी कहीं न कहीं एक तरह का तो मतलब कुछ न कुछ हाँ, खेल। ये शो तो करता ही है कि वोटर लिस्ट को जो हम लोग बनाते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और वो कॉन्स्टेंटली चेकअप करते रहने की चीज है। अब उसको डिजिटल प्रोसेस से करें, एनालॉग प्रोसेस से करें, आई डोंट नो। बट जो आपने कहा वो तो सही था। उस दिन मीडिया के लोग बहुत पकड़े हुए थे अब हाँ, वो हम तो खुद आपको ये आप ही का नाम नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। आप एडीजी हेडक्वार्टर है, पूरा बिहार का इलेक्शन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए आपको जिम्मेवारी दी गई और आप ही का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मेरा नहीं है, मान लीजिए कि मेरे परिवार का हो और मेरा नहीं हो, तब अलग भी बात है। कुछ समझ में आती बात। किसी का नहीं है और तीसरे चौथे पांचवें लोगों का नाम है जिनको हम जानते नहीं, और वो मेरे घर के एड्रेस से है। अच्छा सर, क्या लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट का जो प्रोसेस है, अभी भी उसमें बहुत सारा खेल होता है? आपको ऐसा लगता है ना? वोटर्स की संख्या बहुत अधिक है। आप ऐसा देखिए ना कि वोटर्स लिस्ट जो बनता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट रहता है। तो वो कभी वोटर लिस्ट का जो अभी जो राहुल सवाल उठाए हैं, मतलब वो उसको आप मानते हैं कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? हाँ, होती ही है। इसको रोकने के लिए क्या लगता है आपको? ये कांस्टेंट एफर्ट खोजता है। क्योंकि जिसको लालू प्रसाद जी जिन्न बोला करते थे, ये वही है, मरा हुआ आदमी है, उसका नाम हटता नहीं है। तो चूंकि रिटर्निंग अफसर आपके हाथ में है, तो आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको नहीं हटवाना है वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स, वहां मत हटवाइए। जहां हटवाना है वहां पहले हटवा दीजिए। तो
नहीं तो जैसे दिल्ली के चुनाव में भी और महाराष्ट्र के चुनाव में दो बातें खुलकर आई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जहां रह रहे हैं, आपके साथ 50 वोटर का और नाम जुड़ गया, आपको पता भी नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि भाई आपके होल्डिंग वोटर आईडी का नंबर में और इतने इतने लोग जुड़ रहे हैं? अगर हो रहा है तो उसको आप रोक कैसे लीजिएगा जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगी। तो कॉन्स्टेंटली आप ये इलेक्शन कैंपेन एक तरफ चलना चाहिए, एक तरफ वोटर कैंपेन चलना चाहिए। और जैसे हाँ जी, वोटर्स लिस्ट को मेंटेन करना या इलेक्शन के प्रोसेस को करवाना, ये अगर सरकार के हाथ में रहेगा और सरकारी पार्टी है उसमें, तो फिर वो फेयर होगा कैसे? सरकार ही ना वोटर लिस्ट मेंटेन करवाती है जी। इलेक्शन कमीशन मतलब सरकार हुआ। जी जी जी। सरकार इलेक्शन कमीशन भी एजेंसी जो यूज करेगी तो गवर्नमेंट की यूज करेगी। और सरकार ही इलेक्शन लड़ती भी है। सरकार इज ए पार्टी टू इलेक्शन। तो समवेयर सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा एजेंसी जो एकदम न्यूट्रल हो, वो पॉसिबल है कि नहीं। एक तरीका बहुत वाइल्ड मेरे दिमाग में आता है कि जैसे रिटर्निंग ऑफिसर डीएम को बनाते हैं और डीएम भी सरकार का ही अंग है, तो ये तो ऑन द फेस ऑफ इट ये अनफेयर प्ले है। तो क्यों नहीं इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो उसका एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें हम पढ़ करके देखे थे, कहीं भी आवश्यकता नहीं है कि डीएम ही रहेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन किसी को भी बना दे सकता है। आरओ किसी को भी बना सकता है? किसी को बना सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई प्राइवेट डॉक्टर है, बहुत ऑर्थोपेडिक्स का आदमी है, उसको अगर नोटिफाई कर दिया कि आप इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर होइएगा, तो वो अपना दिमाग लगाएगा। कानून तो भी पढ़ के समझ सकता है। कोई पेंटर है, कोई म्यूजिशियन है, वो किसी पार्टी में नहीं है, व्हाई नॉट। अच्छा, उसको इलेक्शन कमीशन मतलब आईएएस ही बने ये जरूरी नहीं है? नहीं है। और अगर मान लीजिए आईएएस ही बनाना ही है, मान लीजिए इस पर एग्रीमेंट नहीं है, तो आप बिहार में 243 डीएम, 243 एसडीओ डीएम रहेंगे, हर सीट के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर। तो पूरा का पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल दूसरे स्टेट से ले आइए। और बिहार वालों को ये जो भेज देते हैं इन लोगों को ऑब्जर्वर, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप उसको रिटर्निंग ऑफिसर बना के भेज दीजिए। तो इतना तो होगा ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के इसमें नहीं आएगा, काफी हद तक न्यूट्रलाइज रहेगा। अगर यही रह जाए कि नहीं, बिना डीएम के तजुर्बा के तो होगा नहीं, तो ले आइए दूसरे स्टेट से और यहाँ वाले को भेज दीजिए दूसरे जगह। व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन ये जरूरी है सर डेमोक्रेसी के लिए। अब जब अच्छा, ईवीएम को लेकर आप क्या मानते हैं? आप एक फिजिक्स के टीचर हैं और बैकग्राउंड आपका वो है। हमको ईवीएम का बहुत आइडिया नहीं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि डिजिटल कोई भी चीज होगा वो टेम्पर हो सकता है। अच्छा? एनालॉग चीज को टेम्पर कर देना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ। डिजिटल चीज को टेम्पर कर देना महज आसान होता है। नहीं तो इन लोगों का कहना है कि भाई कोई इंटरनेट हम इस्तेमाल थोड़ी करते हैं जो उसको हम इधर उधर कर देंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं कि नहीं?
हाँ। कभी तो पैसा इधर उधर नहीं होता है कि हम डाले एक के खाते में चला गया भाई के खाते में। उसको इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो हो सकता है एकदम डिजिटल चीज टैम्पर्ड होता है आसानी से। रिमोटली हैंडल्ड होता है ना। हाँ। यहाँ तो सर्जरी इंडिया में सर्जरी हो रहा है और सर्जन यूएसए में और वहीं से वो ऑपरेशन कर रहा है। कहाँ गड़बड़ी होती है? तो मतलब आपको कैसे लगता है कि इसमें हो सकती है गड़बड़ी? होता है कि जितना डिजिटल चीज है सब गड़बड़ हो जा सकता है। नीयत खाली खराब होनी चाहिए, सब गड़बड़ी तो सब जगह है। यही है कि इसमें दिमाग से आप गड़बड़ी करते हैं और पेपर पर ताकत से करते हैं। ठीक सर। किसी को ताकत से रोक दीजिए, हाँ, या दिमाग से कर लीजिए। तो बड़ी हंगामा वाला बात आप बोल दिए हैं। इस हम दोनों देखे हैं। उस ताकत वाले को तो रोक लिया गया, हाँ। ताकत से रोक ही लिया गया। लेकिन इसमें आप सामने में डाल रहे हैं और फिर कहते हैं का वीवीपैट निकालो। हाँ। तो फिर तो फाइनली पेपर ही आ गया। हाँ, 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 हाँ। वीवीपैट नहीं रहता, बैलेट पेपर ही रहता, तो बात तो बराबर ही हुई। मतलब दोनों प्रोसेस को देखें, हर एक में जोर जबरदस्ती चल रहा है, दूसरे में दिमाग चल रहा है, इसमें आप सहमत है? हाँ। ठीक सर।